सो हाय एवरीवन, भाई ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे अभी 2024 और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। ये तुम्हारे छोटे भाई बंधुओं के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो नीट की प्रिपरेशन के साथ कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उनके स्कूल के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की 11th वेस्ट हो चुकी है, जिनकी 11th में फिजिक्स सही से तैयार नहीं हुई। खैर बहुत सारी बातें जो एक एक करके बताऊंगा। वैसे मेरी 5 मिनट सीरीज चल रही है, तुम इसे जाके देख सकते हो। इससे तुम्हारे 11th के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ये सभी के लिए ना। सबसे पहले तो देखो, जब तुम नीट एग्जाम के बारे में बात भी करते हो, सबसे शुरुआत में पहला ख्याल क्या आता है कि क्या हमारी एज अभी कम तो नहीं है। क्या कह रहे सर? नहीं, बहुत सारे एग्जाम में तो ये होता है कि तुम्हारी एज ज्यादा तो नहीं होगी। ये सबसे तगड़ी बात है। नीट के एग्जाम के लिए तुम्हारी अपर एज कोई मायने नहीं रखती। एक वीडियो थी ना मेरी जिसमें था कि बता, एक्चुअली में सबके दादा बचपन में कोई पड़ोसी होते हैं, कहते हैं हमारा बेटा बड़ा हो गया। रियल में जो बड़े हो गए ना, वो भी नीट एग्जाम दे सकते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स नीट एग्जाम देने जाते हैं, उसका भैया बनाते व्लॉग लोग, जो भी है, ठीक है। तो अपर एज लिमिट कोई नहीं है। दूसरा, तुम जब नीट का एग्जाम देने बैठोगे तो तुम्हारी मिनिमम एज बहुत मैटर करती है। वो एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए। अब तुम 17 ईयर्स कैसे कैलकुलेट करोगे बता देता हूं। लेट्स से कि अगर मैं 2024 वाले बच्चे की बात करूं तो इनका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2007 या तो ये या इससे पहला पहला होना चाहिए। ये ध्यान रखना 2024 वालों के लिए। अगर तुम 2025 वालों के लिए बात करोगे तो 31 दिसंबर 2008, ये 2025 वालों के लिए। 2026 वाले अपने आप कैलकुलेट कर लें, समझ गए। तो ये तुम्हारी मिनिमम एज जरूरी है। अटेम्प्ट तुम कितने ही दे सकते हो, अभी तक एनटीए ने कोई ऐसी बात नहीं की। दो चीजों पे एनटीए ने अभी कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं बोली है। जो ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी चल रहा है आजकल, है ना, कोई मतलब नहीं है तुम्हें उन बातों से। सीरियसली बता रहा हूं मैं। जो बच्चे फिजिक्स की बात करूं, क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स ही तुम्हें लेके डूबता है हर साल, यही तो होता है ज्यादातर बच्चों का, बता रहा हूं, है ना। फिजिक्स में एनसीईआरटी ज्यादा मैटर भी नहीं करती। हाँ करती है थोड़ी सी, पर ज्यादा मैटर नहीं करती। तो अभी खैर एनसीईआरटी के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सीबीएसई के लिए चेंज हुआ है, तुम्हारे लिए भी है। नीट वालों का प्रॉपर जो था वही पढ़ना है तुम्हें पूरा, है ना। बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस से पहले चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर मार्क्स। सिलेबस तुम्हें पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम्हारी क्लास 11th और 12th की पूछी जाती है, ठीक है। अपडेट अभी तक ओल्ड या फिर न्यू एनसीईआरटी पे कुछ नहीं मिला, ठीक। यह है तुम्हारा अगला पॉइंट। मार्क्स कितने आने चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते रहते हैं। इवन उनके कोचिंग से स्कूल में कोचिंग्स वाले बोलते हैं स्कूल छोड़ो, सब होता रहेगा। नो डाउट कि नीट की प्रिपरेशन करने में तुम्हारा स्कूल प्रिपेयर हो जाता है, एक्चुअल में हो जाता है, ठीक है। उसकी दिक्कत नहीं है। पंगा फंसता है पता कहां? यहां तुम्हें पास तो इनमें भी होना जरूरी है। तुम पता ना, इंग्लिश में अगर तुम फेल होगे, तुम्हारी जो लैंग्वेज में फेल होगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे तुम्हारा 5th सब्जेक्ट उसमें फेल होगे, नहीं कर सकते। ये परसेंटेज जो है ना, ये पीसीबी की जरूर काउंट होगी, ये पीसीबी की जरूर काउंट होगी, बट पास तुम्हें सब में होना जरूरी है, ठीक है। अब तुम वेट करोगे सर कंपार्टमेंट भर देते हैं, इंप्रूवमेंट भर देते हैं, उसमें तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, तुम्हारी, समझ रहे हो। तो यहां गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए तुम्हें पास होना सब में कंपलसरी है, बट पीसीबी में तुम्हारी मिनिमम परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट है यहां पे, है ना। 50% तुम्हारी पीसीबी में जनरल कैटेगरी वालों की होनी चाहिए, ओबीसी एससी एसटी वालों की 40% और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों की 45%। ये मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हारी 49% रहेगी तीनों की मिला के पीसीबी की, अब ऐसा जरूरी नहीं कि फिजिक्स में सर मेरे 34 है बस पासिंग मार्क्स है, कोई बात नहीं, चलेगा। तीनों के मिला के 50% हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये 3-4 बातें थी। अब आ जाओ यहाँ पे, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये कट ऑफ क्यों दिखाई, बताता हूँ। देखो, जब भी तुम्हारे दिमाग में किसी एग्जाम को क्रैक करने की, एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है, बहुत साल पहले की बात है, मेरे एक टीचर ने बोला था, मेरा एक दोस्त था, वो एक फॉर्म भर रहा था, शायद पता नहीं कौन सा फॉर्म था, मैं भूल गया। तो वो फॉर्म भर नहीं पा रहा था, है ना। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जिस फॉर्म को तुम नहीं भर सकते ना, उस एग्जाम के तो तुम लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इसका मतलब समझ रहे हो, तुम जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट क्या है। बहुत सारे बच्चे, पहले तो मैं कहूंगा कि 720 नंबर का पेपर है, 720 का टारगेट लेके चला करो। कम आ जाए वो अलग बात है, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक छोटे छोटे टारगेट सेट करो अपनी लाइफ में ना, तो वो छोटे छोटे टारगेट तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे कि कट ऑफ अगर तुम देखोगे तो पहले 608, ये तुम्हारी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, 608 602, ये 3 बार हुई थी। तो ये लास्ट कट ऑफ यहाँ पे रुकी थी, मतलब 597 तक के बच्चों को एडमिशन मिल गया था, है ना। ये तुम्हारा एससी एसटी ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी की लगभग 605 के अराउंड थी, है ना। और एससी एसटी की बात करोगे 400 से 460 के बीच में रही है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, 460 के बीच में रही है। तो ये तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया। ये क्यों होना चाहिए बताता हूं। जब तुम 11th में आते हो, जब तुम 11th क्लास में आते हो, तो तुम्हें ना पता होता है कि तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th के हाफ के बाद तुम्हें पता चल जाता है कि तुम किस लेवल पे हो, है ना। इवन ये वीडियो तो स्पेशली देखो 2024 2025 वालों के लिए जो 11th में आए या फिर जो 12th में आए हैं ना। तो 12th वालों को तो अभी पता ही चल गया होगा कि फिजिक्स डूब चुकी है या केमिस्ट्री डूब चुकी है, कि तीनों अच्छी हैं। तो तुम लोग आई थिंक मॉक टेस्ट वगैरह भी दे दी होंगे, तो तुम इससे एक आइडिया लगेगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए डाला है,
इससे एक आइडिया लगेगा कि तुम अभी कहां पे और तुम्हें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, अब ये कुछ FAQs हैं जो कुछ महान बच्चे पूछ लेते हैं, इनमें से कुछ सीरियस वाले, कुछ एक्चुअल में। देखो कुछ बच्चों का लिटरली मेरे से क्वेश्चन था एक बार कि सर हम लैंग्वेज में फेल हो गए सर 5th सब्जेक्ट में फेल हो गए सर, अब क्या करें, अब भी एलिजिबल है। अबे भैया एलिजिबल तो सोचो, तुम एक ऐसे एग्जाम ऐसे पेपर ऐसे सब्जेक्ट में फेल हुए हो भैया, क्या बोले, तो पहले उसमें पास करो, फिर उसके बाद तुम एलिजिबल होगे। तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस, तुम्हारा कंप्लीट हर सब्जेक्ट के आगे पास लिखा होना चाहिए, जो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तभी तुम एलिजिबल हो। कैन वी गिव नीट विदाउट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स नहीं हो पा रहा, सर फिजिक्स झेलता ही नहीं है सर। नीट वाले बच्चे स्पेशली बहुत बोलते हैं, सब नहीं बोलते, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो सर दे सकते हैं भैया, मतलब क्या, PCB तुम्हारे मेन सब्जेक्ट है। तो ये कुछ FAQs मुझे पता है, तुम बोलोगे सर ये कोई FAQs है। हाँ सीरियसली पूछते हैं बच्चे, मजाक नहीं कर रहा, सच में। अच्छा, और एक और चीज, कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगली कौन सी 5 मिनट वाली शॉर्ट में डालूं। मैं 5 मिनट वीडियोस डाल रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12th में जिनकी 11th की फिजिक्स थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी ना, उनके लिए ना। 11th फिजिक्स वेस्टेड, ये तो मैं सेम क्वेश्चन, आई टुक PCM बट नाउ वांट टू गो फॉर नीट। ये लिटरली बहुत बच्चों का क्वेश्चन था सर, हमसे नहीं। अगर तुमने बायोलॉजी उसमें लिए ना एडिशनल में, तो समझ गए। तो ये सारी पॉइंट्स थे जो तुम्हें मुझे बताने थे। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस है, और ये सारी चीजें जो तुम्हारे सामने। कुछ भी कमेंट में तुम्हें पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो 5 मिनट वाली किस टॉपिक के ऊपर बतानी, ये भी बता सकते हो कमेंट के अंदर। चलो बाय बाय।